हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट जून 2013 के जो आपके क्वेश्चन रहते हैं पार्ट सी के। ठीक है, जून 2013 पार्ट सी। ओके, पार्ट बी आपका कंप्लीट हो चुका है, तो पार्ट सी के आपके रहते थे। देखिए, जो पार्ट सी का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, लेट पी बी ए रियल पोलिनोमियल ऑफ रियल वेरिएबल एक्स ऑफ द फॉर्म पी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू द पावर ए एन माइनस वन प्लस अप टू ए वन एक्स माइनस वन। ओके, हमें यहाँ पे एक पोलिनोमियल दी हुई है। सपोज दैट पी हैज़ नो रूट इन द यूनिट डिस्क। इसने क्या कहा है कि जो पी एक्स आपके पास पोलिनोमियल है उसके पास यूनिट डिस्क के इनसाइड कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यूनिट डिस्क के इनसाइड का मतलब है कि मान लीजिए दिस इज़ वन माइनस वन एंड वन माइनस वन। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक यूनिट डिस्क है। ठीक है, इसके अंदर एक भी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, सारे के सारे या तो इसकी बाउंड्री पे होंगे या फिर बाहर होंगे, इसका ये मतलब है। ठीक है, और इसने एक कंडीशन दे दी यहाँ पे कि पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। और पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है कि माइनस वन इसके पास एक रूट है। ठीक है, माइनस वन इसका क्या है, एक रूट है। ठीक है, जो पी ऑफ माइनस वन इसने जीरो दिया है इसका मतलब है कि माइनस वन इस पोलिनोमियल का एक रूट है। ठीक है, देन फर्स्ट ऑप्शन क्या है, पी ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड इज लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी पी एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। थर्ड is p of 2 is greater than 0 and fourth is p of 3 is greater than 0। तो सबसे पहले हम सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। देखिए, यहाँ पे पहले तो आप पी एक्स पोलिनोमियल राइट डाउन कीजिए। जो पोलिनोमियल है आपके पास पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स रेज टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू द पावर ए एन माइनस वन प्लस अप टू ए वन एक्स माइनस ऑफ वन। ठीक है, आपके पास ये पोलिनोमियल है और यूनिट डिस्क के अंदर कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करता। ओपन यूनिट डिस्क के अंदर बोला है। ठीक है, बाउंड्री कंटेन नहीं है, ओपन यूनिट डिस्क। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोल दिया कि अगर मैं सेकंड ऑप्शन लेके चलूँ, देन लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी पी ऑफ एक्स क्या आएगा। देखिए, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू द पावर एन प्लस अप टू ए वन एक्स माइनस ऑफ वन। अब यहाँ पे देखिए, एक्स जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो जो ये टर्म आपकी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच होगी ये भी आपकी इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, तो कम्प्लीटली आपकी इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। लेकिन अगर जो आपके ये कोफिशियंट्स हैं ए एन माइनस वन अप टू ए वन, ठीक है, आपके जो कोफिशियंट्स है अगर ये माइनस और प्लस हुए, ठीक है, तो आपकी जो फॉर्म है कुछ इस टाइप की बन जाएगी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये बन सकती है ना, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये भी आपके पास पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि आपके पास एक माइनस हो एक प्लस हो जो कोफिशिएंट्स हैं। तो अगर आपके पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन गई तो ये तो आपके पास क्या होती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स रेज टू दी पावर एन को हम कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, ताकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना बने। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू दी पावर एन को आप कॉमन निकाल लीजिए। देन वन प्लस ए एन माइनस वन इंटू वन बाई एक्स प्लस अप टू यहाँ पे क्या आएगा, ए वन इंटू वन अपॉन एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस वन एन माइनस वन अपॉन एक्स रेज टू दी पावर एन। ठीक है, अब देखिए जैसे आप इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करोगे एक्स को, तो जो ये टर्म है आपकी फर्स्ट, ये तो आपकी इन्फिनिटी आ जाएगी इंटू वन प्लस वन अपॉन इन्फिनिटी इज ज़ीरो प्लस अप टू जीरो माइनस वन। अब यहाँ पे देखिए माइनस वन प्लस वन ये आपका कैंसिल हो गया, तो इधर आपके पास क्या रहा, इन्फिनिटी। देन दिस इम्प्लाइज लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी पी ऑफ एक्स, ये आपके पास क्या आ गया, इन्फिनिटी। देन दिस इम्प्लाइज ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। अब फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा कि पी ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो। पी ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो, इसका क्या मतलब है, पी ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो का, अगर मैं यहाँ से पी ऑफ वन फाइंड आउट करूँ तो क्या आएगा, पी ऑफ वन एक्स की जगह पे वन पुट कर दीजिए, वन रेज टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन वन रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस अप टू
a1 into 1 and minus 1, then this is 1 plus an minus 1 plus up to a1 minus 1। अब ये आपका कैंसिल हो गया, इधर आपके पास क्या रहा, an minus 1 प्लस an minus 2 प्लस अप टू a1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो कोफिशिएंट्स हैं a1 a2 अप टू an माइनस 1, ये सारे के सारे कैसे कोफिशिएंट्स हैं, रियल। देखिए ये सारे के सारे जो कोफिशिएंट्स हैं कैसे हैं, रियल कोफिशिएंट्स, ठीक है, रियल कोफिशिएंट्स। तो जो इनका सम करेंगे हम, सम करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे एक रियल नंबर बनेगा, दिस इज रियल नंबर। अब अगर ये रियल नंबर है तो पी ऑफ वन की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जो पी ऑफ वन है वो रियल नंबर आएगा, ठीक है। तो पी ऑफ वन क्या हो सकता है, या तो वो ग्रेटर देन जीरो होगा, या फिर वो लेस देन जीरो होगा, या फिर इक्वल टू जीरो होगा। लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी है ना। अगर हम लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी की बात करें तो वो आपके पास यही होता है ना कि अगर ये पी ऑफ वन आपका एक रियल नंबर है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, आइदर पी ऑफ वन इज ग्रेटर देन जीरो, और पी ऑफ वन इज लेस देन जीरो, और पी ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो यहाँ से देखिए अगर पी ऑफ वन आपके पास एक रियल नंबर है देन दिस इम्प्लाइज आइदर पी ऑफ वन इज ग्रेटर देन जीरो, और P of 1 is less than 0, और P of 1 is equal to 0, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एक ऐसा काउंटर एग्जाम्पल लेके आऊँ जो इन दोनों कंडीशंस को यहाँ से कॉन्ट्राडिक्ट कर दे, तो अपने आप आपके पास क्या पॉसिबिलिटी रहेगी कि P of 1 इज इक्वल टू 0। ओके, देखिए अगर मैं यहाँ पे एक भी ऐसा काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ दूँ जो कि इन दोनों को पी ऑफ वन ग्रेटर देन जीरो और पी ऑफ वन इज लेस देन जीरो, अगर इन दोनों को वो एग्जाम्पल आपका कॉन्ट्राडिक्ट कर दे तो आपके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी रही कि पी ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ काउंटर एग्जाम्पल ले लूँ जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, पी बी ए रियल पोलिनोमियल, उसके जो कोफिशिएंट्स है वो रियल होने चाहिए, ठीक है, और जो पोलिनोमियल है आपकी वो इस फॉर्म की होनी चाहिए, ठीक है, एंड पी ऑफ माइनस वन क्या होना चाहिए, जीरो। तो देखिए लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन, ये आपके पास क्या है, रियल पोलिनोमियल है, दिस इज रियल पोलिनोमियल, एंड पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो बिल्कुल सही है, हमने ऐसे ही उठाई है, और इसका एक भी रूट आपका ओपन यूनिट डिस्क के अंदर कंटेन नहीं करता, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, हमने जो पोलिनोमियल यहाँ पे ली है। अब अगर मैं इसके रूट्स की बात करूँ देन एक्स स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, देन दिस इम्प्लाइज x minus 1 into x plus 1 is equal to 0, and then this implies x is equal to plus minus 1। तो इसके जो रूट्स हैं आपके पास वो क्या है, प्लस माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं p ऑफ 1 फाइंड आउट करूँ देन p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 विच इज़ नॉट लेस देन 0 एंड नॉट ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से ये जो दोनों कंडीशन थी ये तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, है ना। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची कि p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वो भी बिल्कुल सही है। अब जो थर्ड ऑप्शन है वो देखिए पी ऑफ टू इज ग्रेटर देन जीरो, पी ऑफ टू इज ग्रेटर देन जीरो। सबसे पहले तो आप फोर्थ देख लीजिए एक बार कि पी ऑफ थ्री इज इक्वल टू जीरो। आपके पास पोलिनोमियल है n डिग्री की, इसका मतलब है कि इसके पास n रूट एग्जिस्ट करेंगे, है ना। देखिए अगर मैं बात करूं फोर्थ ऑप्शन की, आपके पास जो पोलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू द पावर n प्लस a n माइनस वन, x रेज टू द पावर n माइनस वन प्लस अप टू a1x माइनस वन। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपके पास n डिग्री की पोलिनोमियल है, इसका मतलब इसके पास n रूट एग्जिस्ट करेंगे पक्का। तो अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ कि इसके जो रूट्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है, ठीक है। ओके, नाउ लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n आर द रूट्स ऑफ
पोलिनोमियल पी एक्स, ठीक है। अगर ये इसके रूट्स हैं देन दिस इम्प्लाइज, हमें पता है कि क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस पोलिनोमियल, है ना। अब देखिए जो डिटर्मिनेंट इसका होगा क्या होगा, लास्ट आपके पास क्या है -1, ये क्या है इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये क्या है डिटर्मिनेंट। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करूँ तो वो आपके पास क्या आएगा, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द पोलिनोमियल, है ना। तो देखिए देन दिस इम्प्लाइज α1 डॉट α2 डॉट α3 अप टू n इज इक्वल टू -1, ये आपके पास क्या है, दिस इज डिटर्मिनेंट, है ना। देन बोथ साइड मोड अप्लाई कीजिए, देन मोड ऑफ α1 इंटू α2 इंटू α3 अप टू n इज इक्वल टू मोड ऑफ -1, देन दिस इम्प्लाइज mod of α1 into mod of α2 into mod of α3 up to mod of n is equal to 1। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, दिस इम्प्लाइज ऑल रूट्स आर ऑन द यूनिट डिस्क, दिस इम्प्लाइज ऑल रूट्स आर ऑन द यूनिट डिस्क। इसका क्या मतलब है कि आपके पास सारे के सारे रूट्स जो हैं वो यूनिट, जो सारे के सारे रूट्स हैं वो कहाँ पे मिलेंगे, ऑन द यूनिट डिस्क। यानी कि आपके पास क्या है, इसने कहा था कि ओपन यूनिट डिस्क के अंदर एक भी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो सारे के सारे रूट्स आपके कहाँ पे होंगे, इधर इसके ऊपर मिलेंगे हमें सारे के सारे रूट। एक तो इसने बोला भी था कि -1 इसका एक रूट है, +1 इसका एक रूट है। तो जो आपको फोर्थ ऑप्शन दिया है उसमें इसने क्या बोला है कि P ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। जब इसने ये कह दिया कि इसके सारे के सारे रूट्स इसके डिस्क के ऊपर मिलेंगे तो P ऑफ 3 आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता, है ना। P ऑफ 3 इज नॉट इक्वल टू 0, देन दिस इम्प्लाइज ऑप्शन फोर्थ इज इनकरेक्ट। ओके, तो यहाँ से देखिए फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। अब थर्ड में क्या है कि P ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 0। अब हमें पता है कि जो आपके पास P ऑफ 2, ठीक है, जब P ऑफ 2 आप करोगे तो आपके पास वो एक रियल नंबर आएगा, है ना। अब जो हमने फर्स्ट ऑप्शन के लिए किया था कि लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी, देन आइदर P ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 0 और P ऑफ 2 इज लेस देन 0 और P ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो देखिए अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूं देन थर्ड ऑप्शन के लिए आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है, आइदर P ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 0 और P ऑफ 2 इज लेस देन 0 और P ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए जो P ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 है ये तो आपका कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसके जो सारे के सारे रूट्स हैं वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, इसकी बाउंड्री पे, है ना। तो यहाँ से जो P ऑफ 2 है वो तो आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये तो आपकी यहाँ से कैंसिल हो गई। अगर मैं बात करूँ P ऑफ 2 इज लेस देन 0, अगर मैं कहूँ कि P ऑफ 2 इज लेस देन 0, तो देखिए हमने जो एक एग्जाम्पल कंसीडर किया था, काउंटर एग्जाम्पल हमने क्या लिया था कि P ऑफ x इज इक्वल टू x² -1, देन P ऑफ 2 अगर आप रखोगे तो क्या आएगा 4 - 1 इज 3, देन विच इज़ नॉट लेस देन 0। तो यहाँ से आपकी जो सेकंड है ये भी आपकी इनकरेक्ट हो गई काउंटर एग्जाम्पल से। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है आपके पास कि P ऑफ 2 क्या होगा, ग्रेटर देन 0, है ना। तो यहाँ से देखिए बाय लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया, फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, लेट f बी ए फंक्शन ऑफ R2 सच दैट करली f बाई करली x ऑफ xy इज इक्वल टू करली f बाई करली y xy फॉर ऑल xy इन R2। ठीक है, इसने कंडीशन दी है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y, ये दोनों इक्वल है कहाँ पे, फॉर ऑल xy के लिए। Then first option is fxy minus fyx is equal to x minus y, partial derivative of f with respect to x at x star and y star plus y minus x partial derivative of f with respect to x
at x star y star some x star y star in R2. Okay, then second option क्या है, f is constant on all lines parallel to the line x is equal to minus y, and third is f of xy is 0 for all xy in R2, and fourth is fxy is equal to f minus yx for all xy in R2. तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे अगर एक ऐसा काउंटर एग्जांपल लूँ जो कंडीशंस आपको दी हुई है क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट में उनको वो सेटिस्फाई करे, देन उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शंस को यहाँ से कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, है ना। अगर एक काउंटर एग्जांपल ऐसा मिल जाए हमें जो कि कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करे और वहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपके कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए, है ना। तो देखिए इसकी जो कंडीशन है क्या है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स वाई इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई एट एक्स वाई, ये आपके इक्वल होने चाहिए, है ना, फॉर ऑल एक्स वाई इन R2, ठीक है। देन कंसिडर लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए, देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा 1, एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई ये क्या आएगा 1, देन दिस इम्प्लाइज बोथ आर इक्वल फॉर ऑल एक्स वाई, partial derivative of f with respect to x at x y is equal to partial derivative of f with respect to y at x y for all x y in R2, ठीक है। तो अपनी जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी हमने जो काउंटर एग्जाम्पल लिया वो बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। अब हम चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ, है ना। तो जो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ में उसने क्या कहा कि f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ वाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे रखिए एफ ऑफ एक्स वाई आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई इज एक्स प्लस वाई, देन एफ ऑफ माइनस वाई एक्स क्या आएगा माइनस वाई प्लस एक्स। तो ये कब इक्वल होंगे, कब इक्वल होंगे ये 2y इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 0, ये आपका तभी पॉसिबल है जब y आपका 0 होगा, है ना। ओके, ये आपके कब इक्वल हो सकते हैं जब y आपका 0 हो। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वाई एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स वाई इन R2। फॉर ऑल के लिए बिल्कुल ट्रू नहीं है, अगर y नॉन जीरो हुआ तो ये कभी भी आपका इक्वल नहीं होगा, ठीक है। देन दिस इम्प्लाइज फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो गया इनकरेक्ट, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन में क्या कहा कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, बिल्कुल भी नहीं। हमने जो एग्जाम्पल लिया है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये आपका क्या है नॉन जीरो है। देन थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सेकंड क्या है, एफ इज कॉन्स्टेंट ऑन ऑल लाइन्स पैरेलल टू द लाइन एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई, ये आपका बिल्कुल सही है। हमने जो ये एग्जाम्पल लिया है आप यहाँ से भी देख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई क्या है एक्स प्लस वाई है, देन पैरेलल टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, तो यहाँ पे जब आप रखोगे देन दिस इज 0, ओके। तो ये आपके पास क्या है कांस्टेंट है, आप कुछ भी ले लेना वहाँ पे ये क्या आएगा कांस्टेंट आएगा, ठीक है। देन सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। एंड फोर्थ ऑप्शन भी आप देख लेना, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन जब आप यहाँ पे चेक करोगे आप इसी एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हो, अदरवाइज आप फाइंड आउट कर सकते हो इसको, ठीक है, बिल्कुल सही है ये, ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 11th है, सपोज f फ्रॉम R to R is a function that satisfy mod of fx minus fy is less than equal to mod of x minus y raised to the power बीटा। ये इस टाइप की कंडीशन आपकी किसकी होती है, लिप्सिस कंडीशन, है ना। लिप्सिस फंक्शन की डेफिनेशन होती है ना ये इस टाइप की, ओके। ये आपके पास किसकी डेफिनेशन होती है, लिप्सिस फंक्शन की, लिप्सिस फंक्शन, ओके।
then which of the following is correct? First is if beta is equal to 1 then f is differentiable. अगर बीटा आपका 1 हुआ तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। देखिए ये हमेशा के लिए ट्रू नहीं है, आप हमारे पास है ना एक काउंटर एग्जाम्पल भी है इसके लिए। अगर मैं यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन कंसीडर करके चलूँ फर्स्ट ऑप्शन के लिए, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, है ना। तो आपका जो ये फंक्शन है ये कुछ इस टाइप का होता है, एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस ऑफ एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। ओके, एंड कंडीशंस देखिए, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई, ये क्या होगा, दिस इज मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। ओके, और यहाँ पे जो बीटा है वो आपके पास क्या है, 1 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एफ एक्स है, बट एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। सेकंड क्या है कि इफ बीटा इज ग्रेटर देन 0 देन एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। अगर बीटा ग्रेटर देन 0 हुआ, उससे पहले आप फोर्थ ऑप्शन देखिए, यहीं से जो हमने काउंटर एग्जाम्पल लिया है, एफ मस्ट बी ए पोलिनोमियल। देखिए जो फंक्शन हमने लिया मॉडुलस फंक्शन, वो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करता है जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है। मॉडुलस फंक्शन इज नॉट ए पोलिनोमियल। ओके, यानी कि यहाँ से फोर्थ ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। अब सेकंड और थर्ड देख लेते हैं हम। इसमें हमें कि अगर बीटा ग्रेटर देन 0 है तो क्या फंक्शन आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा, एंड अगर बीटा आपका ग्रेटर देन 1 है देन एफ इज ए कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या है कि जो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ वाई, ये आपके पास क्या है, लिप्सिस कंडीशन है। और अगर लिप्सिस कंडीशन है ना, तो अगर आपके पास लिप्सिस फंक्शन है तो फंक्शन आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं, देन गिवन दैट मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई रेज टू द पावर बीटा, देन दिस इम्प्लाइज एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। ओके, दिस इज, मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे कहीं कंफ्यूज हो जाओ, दिस इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। ओके, एंड नाउ इफ बीटा इज लाइंग बिटवीन 0 to 1, है ना, देन दिस इम्प्लाइज, बीटा 1 के लिए तो हमने चेक ही कर लिया, देन दिस इम्प्लाइज mod of f of x minus f of y is less than equal to mod of x minus y raised to the power beta, and this is less than equal to mod of x minus y। ये सिर्फ कब होगा ऐसा, जब बीटा आपका 0 to 1 के बीच में होगा। दैट इज f is ellipsis। okay, this implies f is uniformly continuous, uniformly continuous। okay, and now if beta is greater than 1 then mod of f of x minus f of y is less than equal to mod of x minus y raised to the power beta, and this implies can be written as mod of f of x minus f of y is divided by mod of x minus y is less than equal to mod of x minus y raised to the power beta minus 1. Okay, and we know that this modulus function is always greater than equal to 0, then this is 0 greater than equal to f of x minus f of y, and divided by mod of x minus y is less than equal to mod of x minus y raised to the power beta minus 1. Okay, and if you apply limit on both sides, then this is 0 is less than equal to limit x tend to y, and this is mod of x minus f of y, and divided by
mod of x minus y is less than equal to limit as x tend to y, and this is mod of x minus y raised to the power beta minus 1. Okay, and this is 0 less than equal to this f dash x and less than equal to 0, then this implies f dash x is equal to 0, and this implies f is constant function. Okay, and this implies f is uniformly continuous. यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस. ओके, तो यहाँ से देखिए अपने पास जो थर्ड ऑप्शन है वो भी आपका सही हो गया, और फोर्थ ऑप्शन में हमें एक मिनट, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, फोर्थ हमने पहले ही कर लिया था, एंड सेकंड ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है ना, यानी कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन आपका सही है, फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में है कंसिडर द टू सेट ए इन विच ओनली 3 एलिमेंट्स एंड बी इन विच 5 एलिमेंट्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे देखिए जो कार्डिनलिटी ऑफ ए है इज 3 एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी इज 5. ओके, देन फर्स्ट इज द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज 125. तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज m एंड कार्डिनलिटी ऑफ b इज n. तो कैसे करेंगे हम? दिस इज कार्डिनलिटी ऑफ b रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ a. तो यहाँ पे देखिए कार्डिनलिटी ऑफ b क्या है 5 एंड कार्डिनलिटी ऑफ a क्या है 3, एंड दिस इज 125. तो यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है. सेकंड क्या है? दी टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज 243. तो यहीं से सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया. थर्ड ऑप्शन क्या है? दी टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये 1 आएगा यहाँ पे, from a to b is 60. then fourth is the total number of 1 function from a to b is 120. अब 1 फंक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए, if a function from a to b with cardinality of a is m and cardinality of b is n, then the total number of 1 function, total number of 1 function from a to b क्या होगा? दिस इज क्या होगा? npm if n is greater than equal to m and 0 if n is less than m. ओके, तो अपने पास जो m है वो क्या है? m आपके पास क्या है? इज 3 एंड n आपके पास क्या है? 5. ओके, देन टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन क्या हो जाएगा? 5p3. देन दिस इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, एंड दिस इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल. ये आपका कैंसिल हो गया, और ये आपके पास क्या बनेगा? ये क्या आएगा? 60. ओके, तो यहाँ से देखिए थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, देन दिस इम्प्लाइज फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट. तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आपके पास 125 है एंड टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन आपके पास 60 है. ठीक है, ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन ए मीट्रिक ऑन आर. हमें यहाँ पे ये बताना है कि इसमें से कौन सी मीट्रिक है. फर्स्ट आपके पास है dxy इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस वाई. ये आपके पास बिल्कुल स्टैंडर्ड बाउंडेड मीट्रिक है.
फर्स्ट आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड बाउंडेड मीट्रिक है ये, दिस इज स्टैंडर्ड बाउंडेड मीट्रिक ऑन आर, ओके। देन दिस इम्प्लाइज, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, इसको ध्यान रखना, ये आपके पास क्या होती है, स्टैंडर्ड बाउंडेड मीट्रिक, ओके। देन सेकंड आपके पास क्या है, डी एक्स वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस टू वाई प्लस मोड ऑफ टू वाई माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करूँ, देन पुट x इज इक्वल टू 1। अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करूँ एंड y की जगह पे अगर मैं 1/2 पुट करूँ, देन d 1/2 क्या आएगा, यहाँ से d 1/2 क्या आएगा, दिस इज मोड ऑफ x माइनस 2y, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ये क्या आ गया 0। आपके पास जो d ऑफ 1/2 क्या आ गया 0, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 1/2, है ना। लेकिन ये तो आपके पास नॉन जीरो है ना, है ना। और क्या है, 1 इज नॉट इक्वल टू 1/2। दिस इम्प्लाइज d इज नॉट ए मीट्रिक, ओके। देन सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। फोर्थ क्या है, सॉरी थर्ड क्या है, डी एक्स वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, एंड फोर्थ है डी एक्स वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब इन दोनों के लिए एक रिजल्ट होता है, रिजल्ट आपके पास क्या है, अगर मैं यहाँ पे इन दोनों के लिए एक रिजल्ट लिखूँ, देन रिजल्ट इज इम्पोर्टेंट रिजल्ट है काफ़ी और यूजफुल है। रिजल्ट क्या है कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वाई रेज टू द पावर एन इज ए मीट्रिक if n is odd, ओके। तो यहाँ पे देखिए n आपके पास क्या है, n इज इक्वल टू 2 विच इज इवन, ठीक है। तो यहाँ से जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो n है वो क्या है 3 इज ओड। तो इस रिजल्ट से आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास क्या है, लेट ए एन इज द सबसेट ऑफ आर रेज टू द पावर एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड जाई एन फ्रॉम आर टू ए फाइनाइट सेट बी ए फंक्शन जाई एन एक्स। जो करेक्टरिस्टिक फंक्शन है वो कैसे डिफाइन किया इसने, 0 if x does not belongs to an and 1 if x does not belongs to an, 0 if x does not belongs to an and 1 if x belongs to an, let gx is the limit supremum of xi n and hx is the limit infimum of xi n। देन फर्स्ट ऑप्शन में इसने क्या कहा कि इफ़ gx एंड hx अगर लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीमम दोनों 1 है, इसका मतलब क्या है कि 1 इसका लिमिट पॉइंट है ना। अगर 1 इसका लिमिट पॉइंट हुआ तो इसका क्या मतलब है कि देन देयर एग्जिस्ट m सच दैट फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m वी हैव x बिलोंग्स टू an। अब x बिलोंग्स टू an का क्या मतलब है कि जो जाई एन x आपके पास जो फंक्शन है वो क्या आएगा आपका, हमेशा 1 रहेगा कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स को छोड़कर, अदरवाइज आपका जो ये जाई एन फंक्शन है ये हमेशा क्या वैल्यू देगा, आपका 1 वैल्यू देगा कुछ फाइनाइट नंबर्स को छोड़कर, तभी तो इसका लिमिट पॉइंट 1 बनेगा ना, है ना। यहाँ पे देखिए इसने क्या बोल दिया, अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ देन इसने कहा है कि g ऑफ x इज इक्वल टू 1 एंड h ऑफ x इज इक्वल टू 1। अगर इसका लिमिट और सुप्रीमम और इन्फीमम अगर इसका 1 है तो इसका मतलब क्या है कि 1 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ जाई एन, है ना। अगर ये इसका लिमिट पॉइंट हो गया तो इसका मतलब है कि कुछ फाइनाइट टर्म्स को छोड़कर, मान लीजिए m टर्म्स को हमने छोड़ दिया
उसके बाद की 1 to m टर्म्स को हमने छोड़ दिया कि इधर क्या टर्म्स आएंगी क्या नहीं आएंगी। उसके बाद की सारी टर्म्स जो हैं वो an के अंदर बिलोंग करेंगी। और an के अंदर बिलोंग करने का क्या मतलब है कि जो जाई एन एक्स आपके पास जो है वो 1 रहेगा। जैसे ही ये 1 होगा फॉर इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स के लिए, तो उसका मतलब है कि 1 इसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। और 1 लिमिट पॉइंट बन गया मतलब इसका जो लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीमम है वो दोनों इसके 1 बन जाएंगे। यही मतलब है इसका, है ना। अगर मैं यहाँ पे वर्डिंग में लिखूं तो देखिए कि जी एक्स इज इक्वल टू 1 मीन्स x belongs to an infinitely many times, okay, and if hx is equal to 1 means x does not belongs to an only finite number of times, फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, ओके। तो यहाँ से जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है, यहीं से आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है, इफ़ जी एक्स इज 1, देखिए अगर जी एक्स 1 है एंड एच एक्स अगर 0 है देन देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस n1 n2 अप टू of distinct integers such that x belongs to a and k for all k greater than equal to 1। देखिए अगर आपके पास कोई भी एक लिमिट पॉइंट है तो वहाँ पर एक सब सीक्वेंस जरूर एग्जिस्ट करेगी जो उस पॉइंट पर वो कन्वर्ज करेगी, ठीक है। देखिए अगर आपके पास लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है कि उसके पास एक ऐसी सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी जो कि उस पॉइंट पर वो कन्वर्ज करेगी, है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो थर्ड ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है, हमें ऐसी एक सब सीक्वेंस पक्का मिलेगी, है ना। एंड फोर्थ ऑप्शन में क्या कहा कि जी एक्स एंड एच एक्स इज 0। जी एक्स और एच एक्स 0 का क्या मतलब है कि जो इसका सुप्रीमम है और जो इन्फीमम है वो 0 है। इसका मतलब है कि जो 0 है वो इसका एक लिमिट पॉइंट है। then there exists m such that for all n greater than equal to m we have x does not belongs to an। x does not belongs to an का क्या मतलब है कि जो जाई ऑफ एन एक्स है वो आपका हमेशा 0 रहेगा, कुछ फाइनाइट नंबर्स को छोड़कर हर जगह पे जो जाई एन एक्स है वो आपका 0 रहने वाला है। जैसे ही ये 0 होगा हर जगह पे 0 इसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा और 0 इसका लिमिट पॉइंट बनते ही इसका जो लिमिट इन्फीमम और सुप्रीमम है वो आपका 0 हो गया। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी आपका बिल्कुल सही है, ओके। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है एंड सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस f इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल 0-1। तो इसके लिए भी एक डायरेक्ट रिजल्ट है कि हम ओपन इंटरवल्स पे कब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस बोलते हैं। इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है आपके पास, क्या है देखिए, वहीं से आपको चारों ऑप्शन हो जाएंगे। रिजल्ट है कि ए कंटिन्यूस फंक्शन f on open interval a to b is uniformly continuous if and only if limit x tend to ab fx exist finitely, यानी कि a पर भी और b पर भी आपकी जो लिमिट है वो फाइनाइटली एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे कि जो f है आपका वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। अगर ऐसा नहीं हुआ मतलब फंक्शन आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है। ये इफ एंड ऑन लिफ की कंडीशन है, इसको ध्यान रखना आप, ठीक है। ये आपकी इफ एंड ऑन लिफ की कंडीशन है, इसको हाईलाइट कर लेना, एक तरफा रिजल्ट ये नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं फर्स्ट ही ऑप्शन की बात करूं
देन फर्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, तो क्या इसकी 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी? देखिए, लिमिट x टेंड टू 0 1/x इज इनफाइनाइट इज नॉट एग्जिस्ट, देन दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया इनकरेक्ट। सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है? सेकंड में है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन ऑफ 1/x, 0 और 1 पे हमें चेक करना है। देन लिमिट x टेंड टू 0 x साइन ऑफ 1/x, अब ये जो फंक्शन आपका बाउंडेड है, देन 0 इंटू बाउंडेड यहाँ पे कुछ नंबर आएगा, देन दिस इज 0 एंड लिमिट x टेंड टू 1 x साइन ऑफ 1/x, ये आपके पास क्या आएगा? साइन ऑफ 1। ओके, देन दिस इज एग्जिस्ट फाइनाइटली। ओके, देन दिस इम्प्लाइज f इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। ओके, तो सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ 1/x, देन दिस इज लिमिट, अगर मैं यहाँ पे 0 पे चेक करूँ तो क्या आएगा? साइन ऑफ 1/x इज डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, डज नॉट एग्जिस्ट finitely, then this implies is not uniformly continuous। okay, then थर्ड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ में क्या दिया हुआ है? फोर्थ आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ x/x, तो यहाँ पे जब आप चेक करोगे देन दिस लिमिट x टेंड टू 0 साइन ऑफ x/x, ये आपके पास क्या आएगा? 0/0 फॉर्म बनेगी, देन बाई लोपितल रूल आपके पास ये 1 आ जाएगा। ठीक है, एंड लिमिट x टेंड टू 1 साइन ऑफ x/x, देन दिस इज साइन ऑफ 1, बोथ आर एग्जिस्ट फाइनाइटली, देन दिस इम्प्लाइज दिस इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। ओके, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, थर्ड आपका इनकरेक्ट हो गया, फोर्थ भी आपका बिल्कुल सही है। ओके, देन सेकंड एंड फोर्थ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, लेट f फ्रॉम Rn टू Rn बी द मैप f ऑफ x1 x2 अप टू xn इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस अप टू an xn, where a is equal to a1 a2 up to an is a fixed non-zero vector. Let df0 denote the derivative of f at 0. Which of the following are correct? इसको कैसे करोगे? देखिए, अगर मैं df0 फाइंड आउट करूँ तो क्या होगा? df0 क्या होगा? df0 is partial derivative of f1 with respect to x1 and partial derivative of f2 with respect to x2, partial derivative of f3 with respect to x3 up to so on, है ना। देखिए df0 की अगर मैं बात करूं, df0 क्या होगा? इज partial derivative of f1 with respect to x1 at 0 is partial derivative of f2 upon with respect to x2 at 0, ये आपके पास फंक्शन तो f1 ही है ना, देन इज partial derivative of f1 with respect to x3 at 0 up to partial derivative of f1 with respect to xn at 0। तो f आपके पास क्या है? f of x1 x2 up to xn is a1 x1 plus a2 x2 plus up to an xn। ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा? df at 0 इज क्या बनेगा? इधर से इज a1 a2
अप टू ए एन, ठीक है, ये आ गया आपके पास। ओके, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज DF0 इज ए लीनियर मैप, फ्रॉम Rn to R। ओके, देन दिस इम्प्लाइज फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। सेकंड क्या है, DF0 इंटू ए इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ ए स्क्वेयर। अब इसको कैसे करोगे, देखिए DF0 आपके पास क्या आया है, A1 A2 अप टू AN इंटू ए है आपके पास, देन दिस इज A1 A2 अप टू AN, तो ये आपके पास क्या बनेगा, A1 स्क्वेयर प्लस A2 स्क्वेयर प्लस अप टू AN स्क्वेयर, एंड देन दिस इज नॉर्म ऑफ ए स्क्वेयर। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। थर्ड में क्या कहा कि DF0 एट ए इज, तो अगर सेकंड आपका सही है तो थर्ड आपका बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ में क्या कहा कि DF0 इंटू बी इज A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस AN अप टू AN BN, ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए DF0 आपके पास ये क्या है, A1 A2 अप टू AN एंड B भी आपका RN से है, देन दिस इज B1 B2 अप टू BN, मल्टीप्लाई कीजिए, देन A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस AN BN। ओके, देन फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, लेट f1 f2 फ्रॉम R2 to R be the functions f1 x1 x2 is equal to minus of x2 divided by x1 square plus x2 square, and f2 x1 x2 is x1 by x1 square plus x2 square, then which of the following is correct? Partial derivative of f1 with respect to x2 is equal to partial derivative of f2 with respect to x1, both are equal. Second is there exists a function f from R2 minus 0 to R such that partial derivative of f with respect to x1 is equal to f1, and partial derivative of f with respect to x2 is equal to f2. And the third is there exists a function f from R2 minus 0 to R such that partial derivative of f with respect to x1 is f1, and partial derivative of f with respect to x2 is f2, and सेकेंड एंड थर्ड कुछ सेम सेम सा लिखा गया ना यहाँ पे, आई थिंक क्या तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, हाँ जी। फोर्थ इज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन f फ्रॉम D to R where D is the open disk of radius 1 centered at 2 0 which satisfy partial derivative of f with respect to x1 is equal to f1, and partial derivative of f with respect to x2 is equal to f2 on D। तो देखिए f1 आपके पास क्या है, f1 is equal to minus of x2 divided by x1 square plus x2 square, and f2 is x1 upon x1 square plus x2 square। okay, then partial derivative of f1 with respect to x2 at 0 0 क्या आएगा, this is limit as h टेंड टू 0, ये आपके पास बनेगा माइनस ऑफ h अपॉन h स्क्वेयर एंड इंटू 1 बाई h, तो ये आपके पास इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो ये कभी भी आपका एग्जिस्ट करेगा ही नहीं फिर, क्योंकि f1 का जब हमने x2 की रिस्पेक्ट में किया तो वो तो आपके पास क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। देन फर्स्ट ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। आप ऐसे ही f2 भी फाइंड आउट करना, ये बिल्कुल सिंपल है, इसलिए मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे इसको कैलकुलेट नहीं किया कि कैसे पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, ठीक है, क्योंकि पहले भी हम करवा चुके हैं। देन सेकेंड क्या है, देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन f फ्रॉम R2 माइनस 0 टू R सच दैट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x1 इज f1। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे एक फंक्शन सपोज करेंगे, देन
हम सपोज कर लेते हैं कि ये इक्वल है ना। देन देखिए, सपोज देयर एग्जिस्ट एफ फ्रॉम R2 minus 0 to R such that partial derivative of f with respect to x1 is f1 and partial derivative of f with respect to x2 is equal to f2, then del f is equal to f1 f2. Okay, then partial derivative of f1 with respect to x2 is equal to partial derivative of f2 with respect to x1. Now here partial derivative of f1 with respect to x2 क्या होगा? This is x1 square plus x2 square into minus of 1 plus x2 into 2x2 divided by is x1 square plus x2 square. Okay, is whole square, and this is minus of x1 square plus x2 square and divided by x1 square plus x2 square whole square. Okay, and x1 x2 जो है वो क्या है? नॉन जीरो. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में हमने देखा था कि जीरो पे तो वो एग्जिस्ट नहीं किया था, इनफाइनाइट आ गया था. एंड सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f2 विद रिस्पेक्ट टू x1 इज x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर एंड दिस डिवाइडेड बाय x1 square plus x2 square whole square. This is minus of x1 square plus x2 square and x1 square plus x2 square is whole square and x1 x2 is non-zero. Okay, then this implies curly f1 upon curly x2 is equal to curly f2 upon curly of x1 except at 0 0. इसको आप एक बार फाइंड आउट करके देख लेना, हो सकता कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई हो. देन सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और यहाँ पे देयर डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा. ओके, एंड फोर्थ ऑप्शन में क्या है कि देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ फ्रॉम डी टू आर वेयर डी इज द ओपन डिस्क ऑफ रेडियस 1 एंड ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी इज द सबसेट ऑफ R2 माइनस 0 0. ठीक है, ठीक है. ओके, तो यहाँ से देखिए फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही. ओके, यहाँ से फोर्थ ऑप्शन भी आपका सही है बिल्कुल. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. क्वेश्चन नंबर 18. लेट f फ्रॉम r टू r बी ए कंटिन्यूस फंक्शन विद पीरियड p. p आपके पास क्या है? पीरियड, यानी कि फंक्शन आपके पास पीरियोडिक फंक्शन है. देन gx इज इंटीग्रेशन ओवर x टू x प्लस p ft dt इज फर्स्ट इज कॉन्स्टेंट फंक्शन, सेकेंड इज कंटिन्यूस फंक्शन, थर्ड इज कंटिन्यूस फंक्शन बट नॉट डिफरेंशिएबल एंड फोर्थ इज नाइदर कंटिन्यूस नॉर डिफरेंशिएबल. तो अब देखिए g ऑफ x आपके पास है पीरियोडिक और कंटिन्यूस है ना, तो g ऑफ x इज इक्वल टू x टू x प्लस p f ऑफ t dt. देन देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ gx क्या आएगा? इज इंटीग्रेशन ओवर x टू x प्लस p इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ft विद रिस्पेक्ट टू x dt प्लस f ऑफ x प्लस p. ये डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास. डेरिवेटिव ऑफ x प्लस p एंड माइनस f ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ x. देन यहाँ से देखिए अब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ft क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि x की तो कोई टर्म्स ही नहीं है. एंड यहाँ से f ऑफ x प्लस p
एंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपका 1 होगा, देन माइनस एफ ऑफ एक्स, एंड यहाँ से डेरिवेटिव आपका 1 हो जाएगा, देन दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस पी माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, देन दिस इम्प्लाइज जी डैश एक्स आपके पास क्या आ गया, इज एफ ऑफ एक्स प्लस पी माइनस एफ ऑफ एक्स, एंड वी हैव टू गिवन दैट बिकॉज f from R to R, f from R to R continuous and periodic, continuous and periodic. Okay, then this implies f of x plus p is equal to f of x. This implies g dash x is equal to f of x minus f of x is 0. Then this implies g of x is constant function. g of x is constant function. ओके, तो g आपके पास क्या आ गया, कांस्टेंट फंक्शन आ गया। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा, कांस्टेंट बिल्कुल सही है, सेकंड कॉन्टिन्यूस बिल्कुल सही है क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस तो होगा ही। थर्ड ऑप्शन में क्या कहा कि कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। अब जी एक्स आपके पास क्या है, कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएबल भी है, थर्ड इनकरेक्ट हो गया। एंड फोर्थ नाइदर कंटिन्यूस नॉर डिफरेंशिएबल, ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया क्योंकि फंक्शन आपके पास क्या है, कांस्टेंट है तो वो कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड f फ्रॉम R2 to R2 बी दी फंक्शन f of x y is equal to fx is equal to z square is x square minus y square, say this function is f1 and 2xy say this is f2. In R2 let dfa denote the derivative of f at a. Which of the following are true? First is derivative of f at a into h is equal to 2ah, and second है derivative of f at a is the symmetrics, and third is f is 1 1. Fourth is for any a in R2 minus 0 f is 1 1 on some neighborhood of a. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, है ना। तो देखिए एफ ऑफ एक्स वाई आपके पास क्या है, इज जेड स्क्वेयर इज एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ वाई स्क्वेयर 2xy। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि जो f1 है आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड f2 क्या है 2xy। देन df क्या होगा, df एट a, df एट a। तो यहाँ से आपके पास आएगा इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू partial derivative of f1 with respect to x is 2x, and partial derivative of f1 with respect to y is minus of 2y, and partial derivative of f2 with respect to x is 2y, and this is 2x, है ना। एंड a पर हमें चेक करना है, देन a1 a2, है ना। ठीक है, फर्स्ट में हमें a पर करना है। ओके, तो यहाँ से देखिए अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ देन दिस इज, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास क्या आएगा, एट ए, हमें एट ए पर चेक करनी है, एट a1 a2, एक मिनट, ए पर करनी है ना, यानी कि एक्स और वाई की जगह पे हमें ए रखना है, एट ए। तो यहाँ पे रखिए क्या आएगा, इज 2a माइनस ऑफ 2a एंड 2a। ठीक है, ठीक है ना। या फिर आप है ना ये भी कर सकते हो, डायरेक्ट डेरिवेटिव कर लीजिए, कर सकते हो ना। ये तो हमने, एक मिनट, बिल्कुल सही किया था, एट a1 a2। तो यहाँ पे आएगा a1, y की जगह a2 a1। ठीक है, 2 कॉमन निकाल लीजिए, देन 2 कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा a1
-a2 a2 a1, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज सेकेंड ऑप्शन आपका हो गया सही, है ना। सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। फर्स्ट में हमें डेरिवेटिव निकालना था, देन एफ डैश जेड क्या आएगा यहाँ से 2z, है ना, 2z एंड दिस इम्प्लाइज डी एफ एट ए इंटू एच, तो ये क्या होगा एफ डैश ए इंटू एच एंड दिस इज 2a h, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। देन थर्ड में हमें क्या चेक करना है 1 1, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 निकालिए, एफ ऑफ 1 आपके पास क्या आएगा 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा, देन एफ ऑफ माइनस ऑफ 1 ये भी आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ -1 बट 1 इज नॉट इक्वल टू -1। अब इमेजेस तो इक्वल है बट आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल नहीं, देन दिस इम्प्लाइज एफ इज नॉट 1 1, देन दिस इम्प्लाइज एफ इज नॉट 1 1, ओके। तो यहाँ से जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका देखिए फर्स्ट सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ में क्या कहा है कि फॉर एनी ए इन R2-0 एफ इज 1 1 ऑन सम नेबरहुड ऑफ ए। यहाँ पे सम नेबरहुड की बात की है। देखिए अगर मैं यहाँ से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर दूँ, देखिए अगर मैं यहाँ से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर दूँ फोर्थ ऑप्शन के लिए, एक मिनट, फोर्थ ऑप्शन में हम क्या करेंगे, इधर न्यू पेज ले लेते हैं। देन नाउ जे एफ एक्स वाई, ये मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाला है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई का। देन 4x² प्लस 4y² इज नॉट इक्वल टू 0 ऑन R2-0, okay. Also f belongs in C1 R2-0 R2, okay. And we have since JF at A is non-zero for A is non-zero, ये हमेशा क्या आएगा नॉन जीरो। जब जब आपका एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो हमेशा ही डेरिवेटिव आपका नॉन जीरो आएगा, ठीक है। देन तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं डी एफ ए इज 1 1 for some neighborhood of A, ओके। तो यहाँ से जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी आपका बिल्कुल सही है, ओके। देन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 20। लेट ए बी द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स इन एन ओपन इंटरवल 0 to 7 and f from A to R be uniformly continuous function. Which of the following are true? First, f is bounded. Second is f is necessarily a constant function. Third is f is differentiable on 0 7. Fourth is f is differentiable at all rational points in 0 7. देखिए आपके पास जो सेट है सबसेट इज ऑफ रैशनल नंबर्स एंड फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, ओके। तो हमें एक रिजल्ट पता है कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस इमेज ऑफ ए बाउंडेड सेट इज बाउंडेड, है ना। देखिए इमेज अगर आपके पास फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो क्या होगा, इमेज ऑफ ए बाउंडेड सेट इज ऑलवेज बाउंडेड, है ना। अगर मैं यहाँ पे इसके लिए रिजल्ट लिखूं तो क्या है, क्लियरली यूनिफॉर्मली continuous image of a बाउंडेड सेट इज बाउंडेड। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सेकंड इज एफ इज नेसेसरली ए कांस्टेंट,
देखिए अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, अब ये जो फंक्शन है आपके पास क्या है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन ए बट इज नॉट ए कांस्टेंट फंक्शन। ओके, देन सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। थर्ड इज एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन 0 to 1। अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ थर्ड के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 3, ओके, is not a differentiable at x is equal to 3, then this implies थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा यहाँ से और फोर्थ भी इनकरेक्ट होगा। ओके, देन ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। पार्ट भी इसका हमने पहले कर दिया था, परसों ही हमने अपलोड किया था इसका पार्ट भी, और पार्ट सी आज कंप्लीट हो चुका है। तो अपना कहाँ तक कंप्लीट हो गया, 2013 to 2023 तक का आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है।